बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 का लेसन नंबर 6 करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हम किस किस्म का बिहेवियर देख रहे हैं। एक तो हमने ये कहा था ना कि कोई एग्रेसिव बिहेवियर है तो उसकी मज़ीद आगे टाइप्स होती हैं, या कोई भी बिहेवियर होता है तो उसकी मज़ीद आगे टाइप्स होती हैं। जैसे अगर आप किसी से मिल रहे हैं, इंटरेक्टिव बिहेवियर अगर आप किसी का देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बताना होता है कि उसमें वो इंटरेक्शन कर रहा है तो किस तरह का कर रहा है। आई कॉन्टैक्ट उसने मेंटेन किया हुआ है, या जो है वो उसने कन्वर्सेशन को इनिशिएट करवाया या वॉट एवर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसमें हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग बिहेवियर्स वगैरह को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपने ऑपरेशनली उनको डिफाइन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान जिसको जो कुछ कहा जाता है वो फौरन से वही काम करता है तो उसको हम लोग कंप्लायंस बोलेंगे। तो उसका बिहेवियर कौन सा होगा? कंप्लायंस बिहेवियर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को शर्म दिला रहा है, किसी को शर्मिंदा कर रहा है जानबूझ के, तो उसको हम लोग ह्यूमिलिएट करना कहेंगे। तो उसका जो बिहेवियर होगा वो कौन सा हो गया? हम लोग उसको उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी? ह्यूमिलिएट। ये आप लोगों के MCQs में खैर आते हैं। और भी बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं जब आप लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। आप लोगों ने फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी बतानी होती है किसी बिहेवियर की, कि फलां बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी, यानी कि फलां किस्म का बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अग्रेसिव बिहेवियर है, गुस्सा आया किसी को तो कितनी दफ़ा आया। इंटेंसिटी बतानी होती है, यानी कि शिद्दत बतानी होती है। ड्यूरेशन बताना होता है कि कितनी देर गुस्सा रहा। उसके बाद आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी होती है उन सारे बिहेवियर्स की। इसके लिए आप या तो डायरीज का इस्तेमाल करते हैं, डायरीज में लिख लेते हैं, या रिस्ट वॉचेस की तरह की मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वैलिडिटी भी होती है इसमें। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज आप बताते हैं तो उसकी वैलिडिटी को भी आप लोगों ने डिटरमिन करना होता है, जिसको हम लोग कैपा रिलेशन को रिलेशन बोलते हैं। इंटररेटर रिलायबिलिटी आप लोगों ने देखनी होती है। खैर आगे हम लोग चलते हैं। जो मजीद जो एक इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है कि आप लोगों ने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स की टाइप्स को अच्छे से याद करना है। 3 तरह की टाइप्स होती हैं: नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड वन इज द आर्काइवल रिसर्च। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि इसमें आप अगले बंदे की बिहेवियर को उसके एक नेचुरल इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अनऑब्ट्रूसिव रहता है। जिस हद तक मुमकिन हो उतना ही अनऑब्ट्रूसिव रहते हैं। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब ये होता है कि वो जिन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है उनमें वो मुदाखलत नहीं करेगा, उनसे वो बातचीत नहीं करेगा, खामोश होकर जस्ट देखेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे जो ऑब्जर्वर्स होते हैं इनकी प्रेजेंस से जिस बिहेवियर को वो स्टडी कर रहे होते हैं उस बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ता। रिसर्चर्स ऐसा भी होता है कि जब वो डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑल द टाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी होते, इसलिए वो हिडन वीडियो कैमरास का भी इस्तेमाल करते हैं और जो कि रिकॉर्ड्स को इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिसर्चर्स फिर उसके बाद बिहेवियर्स को उन वीडियोस को देखते हुए एनालाइज कर लेते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। एक तो ये होता है कि बिहेवियर आपका अनऑब्ट्रूसिव रहता है, मुदाखलत नहीं करते आप। दूसरा, इस मेथड को प्राइमरी सबसे बेसिक साइंटिफिक मेथड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो किसी भी प्रोजेक्ट के जो इनिशियल फेजेस होते हैं उसके दौरान में हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व तो कर रहा होता है बिहेवियर को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही, लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है उस ग्रुप के साथ जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने लोगों के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है, उनके साथ घुल मिल के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
तो इस तरह से वो ज़्यादा चीज़ों को क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरे इतने मेथड क्लोजली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते जितने कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड ज़्यादा क्लोजली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर लेता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? दोनों जो है नेचुरलिस्टिक और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, इन दोनों के 4 एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये कि आप बिहेवियर को जैसा होता है बिहेवियर्स को एज इट इज़ देखते हैं, पूरे के पूरे बिहेवियर को आप देख लेते हैं, उसकी होलनेस में आप लोग उसको देखते हैं और आप लोगों को पूरे का पूरा कंटेक्स्ट भी पता होता है कि किस कंटेक्स्ट में ये बिहेवियर हुआ था, तो आप लोग उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग नेचुरलिस्टिक या पार्टिसिपेंटली आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप उन रेयर इवेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको रिकॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो कि आप वैसे लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में जो इवेंट अकर नहीं होते या वाक़या नहीं होते। तीसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप सिस्टमेटिकली इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि पहले नॉन साइंटिस्ट ने जस्ट देखे होते हैं, उन इवेंट्स को आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। चौथा इसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि अगर आप लोग उनको लेबॉर्ट्री में क्रिएट करें तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, डेंजरस होते हैं और इवन के अनएथिकल भी होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को आप लेबॉर्ट्री में फिर नहीं करते तो आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ईजिली कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि इसके जस्ट एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये होता है कि जो रिसर्चर है उसके पास कंट्रोल नहीं होता, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके अलावा जो कंक्लूजन्स होती हैं वो उसको सोच समझ के एक तो ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ऑब्जर्वर बायसेस के भी चांसेस होते हैं क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनके अपने कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं जो कि उनके माइंड में पहले से मौजूद होते हैं। चीज़ों के बारे में ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट उनके माइंड में पक्के हो चुके होते हैं। तो ये वाले जो आइडियाज़ होते हैं फिर उस ऑब्जर्वेशन की नेचर को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंसान है वो बहुत ही लंबे अरसे से उसका यही बिलीव है कि जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू द वुमेन, तो वो जब भी किसी ऑब्जर्वेशन को वो देख रहा होगा जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा मर्द और औरत के दरमियान, तो वो वहाँ पे अंदाज़ा खुद से यही लगाएगा कि जो मर्द होता है क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उन्हीं की वजह से ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा एक उसका ये भी नुकसान होता है कि ऑब्जर्वेशंस मेथड में क्योंकि एक ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद होता है नेचुरल सेटिंग में, तो उसकी ऑब्जर्वेशन की वजह से भी जो बिहेवियर्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। और जितने भी दूसरे साइंटिफिक मेथड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑब्जर्वेशनल मेथड में ही होती हैं क्योंकि इसमें अगले बंदे की जो प्राइवेसी का भी इशू होता है उसमें उस पर भी जो है ना वो इन्वेजन हो रही होती है। आगे हम लोग चलते हैं आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो पहले से पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं किसी इंसान के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी कल्चर के बारे में, आप लोग उन्हीं को एग्जामिन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च। इसमें डायरीज आप पढ़ सकते हैं, म्यूजिक लिरिक्स आप देख सकते हैं, टेलीविजन के प्रोग्राम्स अगर पुराने हैं तो उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं, सेंसस इंफॉर्मेशन यानी कि गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग वो देख सकते हैं, नॉवेल्स को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को देख सकते हैं। एक जो बड़ा ही मशहूर सा जो प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने का आर्काइव्स की फॉर्म में, उसको हम लोग कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। कंटेंट एनालिसिस ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जिनको हम लोग जजेस बोलते हैं वो इकट्ठे वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लफ्ज़ों को, सेंटेंसेस को देखना, आइडियाज़ को जांचना और जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होती है उसको वो मुकम्मल तौर पे एनालाइज कर रहे होते हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे होते हैं। आर्काइवल रिसर्च को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी कल्चर की बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़ और उनके हम लोग इंटरेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हों। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी स्टडी ऑफ फेडरमैन। आप लोगों का MCQ जाता है कि फेडरमैन ने किस चीज़ को असेस किया था, तो इन्होंने टीवी वायलेंस को असेस किया था। टीवी वायलेंस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था फेडरमैन के रिसर्च में। वायलेंस की यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई जो कि आप लोगों के MCQs में आती है
کوئی بھی فزیکل فورس یا اگر آپ لوگ کسی کو کوئی دھمکی وغیرہ دے رہے ہیں یا آپ لوگ کسی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی انسان کو کسی جانور کو یا کسی بھی جاندار چیز کو یا کسی گروپ کو، اس کو ہم لوگ وائلنس ہی کہیں گے۔ اب یہاں پہ جو ان کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو مختلف قسم کے کریکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیسے کیا، کیا کنٹیکسٹ ہے، وائلنس کو کیسے پریزنٹ کیا گیا، اور دوسرے جو وائلنس جہاں پہ ہو رہا تھا تو کیا وہاں پہ پین جسٹ دکھایا گیا تھا یا کوئی زخمی کرنا دکھایا گیا تھا یا کیا کانسیکوینسز تھے۔ تو انہوں نے ٹی وی کے پروگرامز کو اسٹڈی کیا تھا اور اسٹڈی کے ریزلٹ یہ سامنے آئے تھے کہ وائلنس بہت زیادہ پاپولر تھیم ہے۔ جتنی بھی موویز ہوتی ہیں ایون کہ کارٹونز میں بھی وائلنس بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے۔ 60% ایسے شو ہیں جن کے اندر کو کہیں نہ کہیں حد تک وائلنس پایا جاتا ہے۔ جو کیبل چینلز ہوتے ہیں ان کے اندر 85% وائلنس دکھایا جاتا ہے، لیکن جو پبلک جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر جسٹ 18% ہی وائلنس دکھایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سینیٹائزڈ ہوتے ہیں، وائلنس کو بہت زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے، جیسے یہ ہیرو ہے وہ اگر مار پیٹ کر رہا ہے تو اس کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے، لیکن جسٹ 4% ایسے کیسز ہیں جس میں گلیمرائز وائلنس کو نہیں کیا جاتا، باقی 96% کیسز میں وائلنس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ بچوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں وائلنس کو ایک مزاحیہ انداز میں دکھایا جاتا ہے، تو یہ 67% ایسا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے سورسز سے انہوں نے کنکلوسیو ایویڈنسز اکٹھے کیے تھے۔ یہ ان کے اسٹڈی کے ریزلٹس تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ میں جو ہے نا وہ کہاں پہ کتنے پرسنٹ وائلنس دکھایا جاتا ہے۔ آگے جو ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ کو ریلیشنل میتھڈ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، کیونکہ آبزرویشن میتھڈ تو ہم لوگوں نے کر لیا اسٹڈی، اگلا ہمارا کو ریلیشن میتھڈ ہوگا تو ہم لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم لوگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جو اس کی 3 ٹائپس بہت امپورٹنٹ ہیں اور تینوں ہی ٹائپس کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے رکھنے ہیں۔ باقی ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔